नमस्कार, जन्मुखेंजी लाइव से सरोसिना नवरात्रि स्पेशल में काशी की नारी शक्ति के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। नवरात्रि का पर्व केवल देवी पूजा ही नहीं बल्कि स्त्री की शक्ति, करुणा और नेतृत्व का भी उत्सव है। आज हमारे साथ जुड़ी है एक ऐसी शख्सियत जो बच्चों की शिक्षा और संस्कारों को नई दिशा देने का कार्य कर रही हैं। स्कूल की प्रधानाचार्य के रूप में उन्होंने न केवल बच्चों को पढ़ाई में उत्कृष्टता दिलाई है बल्कि उनके व्यक्तित्व निर्माण, संस्कार और आत्मविश्वास को भी मजबूत किया है। तो आइए बात करते हैं हमारी आज की खास अतिथि वनिता पब्लिक स्कूल की प्रधानाचार्य संगीता तिवारी से। आपको शिक्षा के क्षेत्र में खास तौर से स्कूल प्रशासन में आने की प्रेरणा कहाँ से मिली? सबसे पहले सभी को नमस्कार। और शिक्षा के क्षेत्र में अलग अलग सोपान होते हैं, अलग अलग आयाम होते हैं, अलग अलग स्टेजेस होते हैं। तो मैंने इस शिक्षा जगत में शुरुआत ही की नर्सरी के क्लास टीचर के रूप में, और नर्सरी के बाद फिर 1, 2, 3, 4 ऐसे करते करते 12 तक की क्लास टीचर बनी, फिर कोऑर्डिनेटर बनी, फिर हेडमिस्ट्रेस बनी। तो अगला जो अनुभव का आयाम बचा था वो था प्रधानाचार्य का। तो इस क्षेत्र में पूरी अनुभवों का निचोड़ लेके मैंने सोचा कि मैं शायद कुछ नया कर पाऊंगी अगर मैं अपने इन अनुभवों को एकत्रित करती हूँ और किसी विद्यालय में जाती हूँ। तो मैं अपने अनुभव को, जितने तरह के अनुभव थे शिक्षा जगत के, उसको एक क्रियान्वयन के रूप में ले आने के लिए मैंने ये प्रधानाचार्य के रूप में अपनी जिम्मेदारी के प्रति हामी भरी। एक महिला प्रधानाचार्य के रूप में आपका सफर कैसा रहा? एक महिला प्रधानाचार्य के रूप में मुझे पहले से ही पता था कि जिस विद्यालय में मैं आ रही हूँ वहाँ पर आने वाले जो हमारे अभिभावक हैं और बच्चे हैं वो एक विशेष इकोनॉमिक ग्रुप को बिलोंग करते हैं। तो उनके लिए कुछ, उनके कारण मेरे सामने बहुत सी चुनौतियां थी। यहाँ पर चीजें जो हैं वो हमको बनानी है, करनी है। तो सबसे पहला इंफ्रास्ट्रक्चर का मुद्दा था, फिर भाषा का मुद्दा था कि इंग्लिश मीडियम स्कूल होते हुए भी बच्चे इंग्लिश बोलने में सक्षम नहीं थे, जिसको ये दूसरा चैलेंज, बहुत इंपॉर्टेंट चैलेंज था। उसके बाद फिर जो सबसे बड़ी चुनौती ये रही कि जो फीस कलेक्शन का मामला था वो हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती हुआ, क्योंकि फीस वक्त पर कोई भी नहीं देता था, मैक्सिमम पेरेंट्स नहीं देते थे, जिसके कारण उनके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस लगाए जाते थे, जिसके लिए उन्होंने आंदोलन किया, मेरे खिलाफ बहुत सी चीजें की। ये मेरा सबसे बड़ी चुनौती थी कि मैं ऐसे अभिभावकों से कैसे निपटूं। लेकिन धीरे धीरे वो लोग भी समझने लगे। अब हमारे और अभिभावक के बीच में एक बड़ा अच्छा सामंजस्य स्थापित हो गया है, और एकेडमिक यानी कि शैक्षणिक स्तर को अच्छा करने के लिए समय समय पर हमें जितने शिक्षक शिक्षिकाएं हैं उनके लिए विशेष आयोजन करना पड़ता है, सेमिनार्स का, वर्कशॉप का, जो मैंने शुरू किया। तो शैक्षणिक स्तर भी सुधरा, और हमारा जो को करिकुलर एक्टिविटी है, बच्चों का स्पोर्ट्स है, योगा है, स्काउट गाइड है, स्किल एजुकेशन है, सब में चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। आपके अनुसार शिक्षा नारी शक्ति समाज निर्माण में क्या भूमिका निभाती है? ये पुरानी कहावत है कि अगर एक नारी शिक्षित होती है तो उसका पूरा घर शिक्षित होता है, पूरा घर शिक्षित होता है तो समाज शिक्षित होता है, और अगर समाज शिक्षित होता है तो पूरा राष्ट्र शिक्षित होता है। तो नारी की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, और ये आज की बात नहीं है, हमारे सनातन काल से ये चीजें चली आ रही हैं, और ये परंपरा रही है जहां पर नारी शिक्षा को सर्वोपरि, चाहे वो गार्गी हो, अपाला हो, कई ऐसे उदाहरण आपको मिलेंगे जो इस शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने अपना लोहा मनवाया और उनको बराबर का दर्जा दिया गया। कुछ चीजें बीच में आई जिसके कारण हम लोग थोड़ा पीछे हट गए, लेकिन पुनः हम लोग पुनरुत्थान की तरफ हैं। और अब इस जमाने में, इस समय में, इस काल में नारी शिक्षा जो है बहुत महत्वपूर्ण है, और इसके नारी के शिक्षित होते ही पूरा समाज का व्यवहार, पूरे समाज का निर्माण एक जिसको हम कह सकते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन में होना शुरू हो जाता है। छोटे बच्चों को पढ़ाते समय आप किन मूल्यों और संस्कारों पर सबसे ज्यादा ध्यान देती हैं? मेरे शिक्षा देने की पद्धति में बहुत शुरू से ही, जब से मैं एक नर्सरी क्लास की क्लास टीचर थी, तब से लेकर के आज तक ये निश्चित रहा है कि हम अपने भारतीय मूल्यों को, भारतीय संस्कारों को बच्चों में जागृत करें। अगर उनमें नहीं है, विशेष रूप से अपने माता पिता का सम्मान करना, समय पर उठना, एक दैनिक दिनचर्या है उसको अनुशासन से पालन करना, अपने बड़ों का आदर करना, और जो समाज के प्रति हमारा कर्तव्य है, जितनी भी सामाजिक प्रॉपर्टी जिसको हम पब्लिक प्रॉपर्टी कहते हैं उसको नुकसान न पहुंचाते हुए
सबका ध्यान रखना। साथ में जो स्पेशल मेरा हमेशा से रहा है कि वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का हमेशा हम ध्यान रखते हैं और उसमें हम बच्चों को हमेशा प्रेरित करते हैं कि वो प्लास्टिक से या प्लास्टिक से बनी चीजों का इस्तेमाल कम करें, ताकि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उनके लिए भी ये पृथ्वी जो है रहने लायक मिले। तो हमारा घर के स्तर पे, यानी कि उनके अपने घर के स्तर पे, स्कूल के स्तर पे, उनके समाज के स्तर पे, मोहल्ले के स्तर पे, राष्ट्र के स्तर पे हम बच्चों को मूल्यों का और संस्कारों का विकास करने में हमेशा प्रेरित करते रहते हैं। तमाम एक्टिविटीज भी कराते हैं जिसमें वो अपने माता पिता का सम्मान करें। जैसे एक ग्रैंड पेरेंट्स डे मनाते हैं हम लोग, जिसमें हम उनके दादा दादी को बुलाते हैं, एक न्यूक्लियर फैमिली से धीरे धीरे लोग उसकी तरफ, न्यूक्लियर फैमिली की तरफ बढ़ रहे हैं, एक ज्वाइंट फैमिली से, जिसके कारण अकेलापन, डिप्रेशन, कई ऐसी कुरीतियां चीजें आ रही हैं समाज में, जिसके लिए हम लोग उन लोग को, बच्चों को बताते हैं कि एक बुजुर्ग की क्या अहमियत होती है घर में और उनको हमको कैसे ध्यान रखना चाहिए। ऐसे छोटी छोटी कई चीजें हैं जो जाने अनजाने एक्टिविटी के दौरान या क्लास में घुसते ही टीचर्स ये सब चीजें बातें करते हैं बच्चों से, जिससे उनमें संस्कारों और मूल्यों की अवधारणा उनमें स्पष्ट हो जाती है। लड़कियों की शिक्षा को लेकर समाज में क्या बदलाव आप महसूस करती हैं? सबसे पहला बदलाव तो मैं ये महसूस करती हूँ निजी तौर पे कि पहले ये होता था कि लड़के पढ़ते थे, लड़कियां घर का काम करती थी, जो हमारे बचपन में होता था, और अगर पढ़ती भी थी तो उनको सबसे सस्ते स्कूल में पढ़ाया जाता था और बच्चे लड़कों को महंगे स्कूलों में पढ़ाया जाता था, अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ाया जाता था। हमारे इस पद पर आते आते मैंने देखा कि अब माता पिता भी काफी जागरूक हो गए हैं। उनको पता है कि शिक्षा पाना दोनों का एक समान अधिकार है और वो अपने बच्चों को, चाहे वो लड़के हों चाहे लड़कियां हों, दोनों को शिक्षा देने में बहुत ही ज्यादा उत्सुक दिखते हैं। अभी भी पूर्ण समाज तो नहीं बदला है, लेकिन हम लोग निश्चित रूप से एक अच्छे भविष्य की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां पर, और दूसरी चीज ये है कि शिक्षा प्राप्त करने के बाद लड़कियों ने इतने नए नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं जो सिर्फ एक पुरुष वर्ग के लिए सीमित था। तो इसके कारण अब माँ बाप में भी वो उत्साह आ रहा है, वो प्रेरणा मिल रही है कि हम अपनी लड़कियों को भी उतना ही पढ़ाएं जितना हम लड़कों को पढ़ा रहे हैं। तो निश्चित रूप से हमारा समाज अच्छी दिशा में बढ़ रहा है और ईश्वर ने चाहा और हमारा यही नियत रही हमारे समाज की, तो एक समय जरूर आएगा जब पुरुष स्त्री में शिक्षा के कारण कोई अंतर नहीं रह जाएगा। नई शिक्षा नीति को लेकर आपका क्या दृष्टिकोण है? यह कितनी प्रभावपूर्ण है? नई शिक्षा नीति जो है वो लगता है कि पुराने कोई अच्छी चीज थी, उस पर हमने एक नई पैकेजिंग कर दी है, जिसके कारण उसका आवरण अच्छा होने के कारण बहुत अट्रैक्टिव हो गया है। लेकिन ये शिक्षा नीति बहुत पहले से हमारे समाज में थी, बहुत गुरुकुल के जमाने से थी ये चीजें। अब हम लोग उसको रिवाइव कर रहे हैं, पुनर्जीवित कर रहे हैं, तो उसमें कोई अंतर नहीं। बस अंतर यह है कि पहले जो छात्रों की संख्या थी, छात्र छात्राओं की, बहुत कम थी। तो ये जब हम प्रायोगिक रूप पर हम इसको अप्लाई करने जाते हैं तो हमारे पास जो सबसे बड़ी चुनौती आती है कि 40-45 बच्चों के क्लास में, कभी कभी किसी किसी स्कूल में 50 बच्चों के क्लास में हम इसको लागू कैसे करें। समस्या वहां है। समस्या सिर्फ यही है कि ये पूरी नीति अच्छी है, लेकिन इसका जो इम्प्लीकेशन है, एप्लीकेशन पार्ट है, उसमें हम लोग बहुत कठिनाई महसूस कर रहे हैं। हम लोगों को कक्षा की जो संख्या है वो 15 से 20 अगर हम रख पाए, तब हम 100%, जिसको कहते हैं 100% सफलता पाएंगे और जिस तरह से हम चाह रहे हैं कि हमारा देश हो इस नई शिक्षा नीति के अनुसार, उस जगह पहुंच पाएगा। ये सबसे बड़ी चुनौती है हमारे शिक्षकों के लिए जो नई शिक्षा नीति में। और एप्लीकेशन के साथ साथ दूसरी चीज ये भी है कि हमारा 80% जो बच्चे हमारे पढ़ते हैं वो प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते हैं। प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ने के कारण फीस ज्यादा है, टीचर्स की सैलरी कम है, जिसके कारण वो बैलेंस होकर के वो चीजें नहीं हो पा रही हैं। जो उत्साह से काम करना चाहिए, जिस लगन से काम करना चाहिए, वो कहीं कहीं सीमित हो जा रहा है, जिसको हम लोग को, सरकार को प्राइवेट स्कूल के बारे में भी सोचना चाहिए कि वो क्या ऐसा निर्णय लें जिससे हमारे शिक्षकों का जीवन सही हो, ताकि वो संतुष्ट हो करके अपने काम को 100% उस परफॉर्मेंस के रूप में परिवर्तित कर सके। स्कूल में महिला नेतृत्व के क्या फायदे आप महसूस करती हैं? वही फायदा है जो घर में एक महिला जब मालकिन होती है तो वो हर पक्ष को देख लेती है, वो सामाजिक पक्ष को देखती है, वो व्यक्तिगत पक्ष को देखती है, वो बच्चों को भी देख लेती है। तो महिलाएं हमेशा मल्टीटास्किंग होती रही हैं शुरू से लेके आज तक। तो वो कई मुद्दों को एक साथ लेके चल सकती हैं। और एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी की एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि एक घर में जब वो महिला विवाह करके आती है तो सभी लोगों से अनभिज्ञ होती है,
लेकिन उसको धीरे धीरे सभी के माइंड स्पेस का पता चल जाता है। वो इतनी विचारधाराओं के लोगों को एक साथ लेकर चल सकती है, जो कि स्कूल में भी शिक्षक वर्ग है, एक ऑफिशियल वर्ग है, एक सपोर्टिंग स्टाफ वर्ग है, सबकी मानसिकता को समझ करके साथ लेकर के एक अच्छे उद्देश्य के लिए आगे बढ़ना उसके लिए सबसे आसान है, क्योंकि वो एक घर चलाती है जो कि इसी तरह का एक छोटा सा प्रायोगिक स्थान है। आप शिक्षा व्यवस्था में किन बदलावों को सबसे अहम मानती हैं? शिक्षा में जो एनईपी के अनुसार बदलाव आ रहे हैं वो सही है, वो प्रैक्टिकल अप्रोच है, स्किल डेवलपमेंट की बात है, वो प्रैक्टिकल अप्रोच है। हम बदलाव के खिलाफ कभी नहीं है, लेकिन बदलाव को अप्लाई करने की बात आती है, वहां पर हम थोड़ा सा मत मेरा भिन्न है। बस इतना ही मैं कहना चाहूंगी। नवरात्रि आपको व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में किस तरह प्रेरित करती है? नवरात्रि अपने आप में शक्ति, संयम, शुद्धता, प्रेम और नए विचार के लिए का हर जो नवरात्रि की 9 देवियां हैं वो अलग अलग गुणों से परिपूर्ण है, अलग अलग वैल्यूज के बारे में बताती हैं जो कि एक महिला में होनी चाहिए। और वो उन सभी गुणों को अगर हम आत्मसात कर ले तो हम एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर, एक अच्छे माँ और एक अच्छी पत्नी, एक अच्छी बेटी, सब कुछ हम लोग बन सकते हैं अगर हम उन 9 रूपों को अपने में समाहित करने का प्रयत्न करें। और न कर पाए तो कम से कम 2-3 रूपों को तो जरूर समाहित करें जो हमारे प्रोफेशनल लाइफ से संबंधित है या हमारे व्यक्तिगत लाइफ से संबंधित है। मुझे बड़ी शक्ति का एहसास होता है इसमें, क्योंकि शुरुआती महालया के मंत्रोच्चार से होते हैं, नमस्तस्यै 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 नमो नमः करते हैं, तो हमारे शक्ति रूपेण, विद्या रूपेण, हर रूप में हम उनका करते हैं, तो हर रूप में हमको वो प्रेरित करती हैं और हमको एक नए शक्ति से लबरेज कर देती हैं नए साल के नए काम के लिए। आने वाली पीढ़ी, खासकर बेटियों के लिए आपका विशेष संदेश क्या होगा? मेरा संदेश सिर्फ यही होगा कि बेसिक आवश्यकताओं के लिए शिक्षा आपका अधिकार है, भोजन आपका अधिकार है, घर आपका अधिकार है, इस पर कंप्रोमाइज बिल्कुल न करें। लेकिन वुमेन लिबरेशन के नाम पर, फेमिनिज्म के नाम पर हवा के साथ न बहें। फेमिनिज्म हमारे पास बहुत पहले से था और हम लोग, हमारा ही ऐसा देश है, हमारा ही ऐसा जगह है जहां पर महिलाओं को देवियों के रूप में पूजा जाता है, जो कि विश्व के किसी जगह पर ये चीजें नहीं होती हैं। तो अपनी शक्ति को पहचानिए। हम अपने आप को कम क्यों महसूस करते हैं? हमेशा ये कहा जाता है कि नारी को पुरुष के बराबर होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं हमारे मानसिकता में लिखा हुआ है कि हम अपने आप को कम महसूस करते हैं, तभी हम बराबरी की बात करते हैं। जबकि अच्छाई, सच्ची बात यह है कि हम पुरुषों से कहीं बहुत बेहतर हैं, बहुत कुछ करते हैं, सृष्टि करता है। तो अपने में वो आत्मविश्वास रखिए और एक सो कॉल्ड स्यूडो फेमिनिज्म की तरफ मत जाइए। अच्छा संस्कार लीजिए, अच्छी शिक्षा लीजिए, अपने संस्कृति का ध्यान रखिए, अपने समाज का ध्यान रखिए और जो चाहिए वो बनिए, जिस सपने को चाहिए उसको पूरा करिए। आपके लिए पूरा आसमान खुला हुआ है।